गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए सूत्र बताए थे कि अगर अनुदैर्ध्य तरंगें ठोसों में चलती हैं तो उसका सूत्र v इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन डी, जहाँ पर y यंग प्रत्यास्था गुणांक और d घनत्व है। अगर अनुदैर्ध्य तरंगें द्रवों में चलती हैं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट b अपॉन डी, जहाँ पर b आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक और d घनत्व है। अब अगर अनुदैर्ध्य तरंगें गैसों में चलती हैं, गैसों में अनुदैर्ध्य तरंगें चलती हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों का जो मेन एग्जाम्पल है वो है ध्वनि तरंगें। तो अगर हम गैसों में ध्वनि की चाल के लिए सूत्र देखें तो वो सूत्र हमने लिया था v इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन डी। जो द्रवों के लिए होता है वही गैसों के लिए सूत्र होता है, जहाँ पर b आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक और d घनत्व है। न्यूटन ने ये माना था कि जब अनुदैर्ध्य तरंगे मतलब ध्वनि तरंगे जब गैसें में या जैसे वायु में जब चलती हैं तो उनका ताप स्थिर रहता है। तो यहाँ पर जो b है वो क्या है, समतापी आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। क्योंकि ताप स्थिर रहा, ताप समान रहा, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, समतापी आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। और समतापी आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का जो मान होता है वो दाब, प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। तो गैसों के लिए जो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल का सूत्र है वो v इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन डी लिया गया। p का मान रखा गया, d का मान रखा गया, तो v का मान कैलकुलेट करके आया 280 मीटर पर सेकंड। पर जो एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें जो वायु होती है उसमें ध्वनि तरंगे, जो ध्वनि की चाल होती है वो लगभग 332 मीटर पर सेकंड होती है। इट मीन्स कि गैसों के लिए जो ये न्यूटन ने सूत्र दिया था, इस सूत्र में कुछ गलती थी, कुछ एरर थी। तो इस एरर को दूर किसने किया? इस एरर को दूर किया लाप्लास ने। कई एक्सपेरिमेंट इन बिटवीन होते रहे पर इस एरर का कनेक्शन नहीं हो पाया। तो लाप्लास ने न्यूटन के लगभग 100 वर्षों बाद, नियर अबाउट 1816 में, लाप्लास ने ये पता लगाया कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था इसमें क्या गलती थी। लाप्लास ने ये बताया कि न्यूटन ने ये जो कहा कि जब गैसों में ध्वनि तरंगें चलती हैं तो गैस का ताप स्थिर रहता है, इसीलिए उन्होंने b की जगह p ले लिया कि ताप कांस्टेंट है। तो लाप्लास ने ये बताया कि न्यूटन का ये मानना कि ताप स्थिर रहता है ये सही नहीं है। जब किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगों में मैंने आपको बताया था, अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विरलन कंटिन्यूएशन में उत्पन्न होते हैं, एकांतर क्रम में। मतलब संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। संपीड़न का मतलब होता है अणु पास पास आए और विरलन का मतलब अणु दूर दूर हुए। तो संपीड़न जहाँ पर होता है वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसी तरीके से जहाँ विरलन होता है वहां पर ऊष्मा का कुछ ह्रास हो जाता है, मतलब ऊष्मा की कुछ कमी हो जाती है। और ये संपीड़न और विरलन इतने तेजी से होते हैं कि जो ऊष्मा होती है, जो संपीड़न के टाइम एक्स्ट्रा ऊष्मा हुई वो बाहर नहीं जा पाती, और विरलन के टाइम जो ऊष्मा की कमी हुई उस कमी को पूरा करने के लिए बाहर से ऊष्मा अंदर नहीं आ पाती। जैसा कि आपने देखा भी कि जब एक स्वरित त्रिभुज को हम रबर पैड पे मार के वो कंपन करता है तो वो इतनी तेजी से कंपन होते हैं कि उसमें संपीड़न और विरलन हमें नहीं दिख पाते। इसी तरीके से अगर एक स्प्रिंग को हम एक किली पर बांध के दूसरे साइड को खींचे तो उसमें भी संपीड़न और विरलन इतने तेजी से बनते हैं कि हमें एग्जैक्ट एकदम नहीं पता चल पाता कि संपीड़न कहाँ है, विरलन कहाँ है। तो संपीड़न और विरलन जहाँ होते हैं इतनी तेजी से वहां होते हैं कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। ऊष्मा गतिकी वाले चैप्टर में मैंने आपको कुछ प्रक्रम पढ़ाए थे, उसमें एक प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम था, जहां मैंने आपको ये बताया था कि रुद्धोष्म प्रक्रम वो होता है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। तो यहाँ पर भी क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए लाप्लास ने क्या संशोधन किया इसमें कि v इज इक्वल टू, जो न्यूटन ने अंडर रूट p अपॉन डी लिया था,
जो समतापी प्रत्यास्था गुणांक था उसकी जगह लाप्लास ने क्या लिया, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन डी, जहाँ पर ये जो है गामा p जो है ये रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। ये पूरा रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। और ये जो गामा है, गामा होता है Cp अपॉन Cv। Cp है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और Cv है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। इन दोनों का जो रेशो होता है वो गामा के बराबर होता है। तो उन्होंने ये फॉर्मूले में करेक्शन किया, जो न्यूटन ने v इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन डी दिया था, लाप्लास ने इसमें करेक्शन करके v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन डी दिया। अब जो एक परमाणु गैसें होती हैं जैसे हीलियम, आर्गन, ये एक परमाणु गैसें हैं, इनके लिए गामा का मान होता है 5/3 1.67। जो द्विपरमाणु गैस होती है, ये तो एक परमाणु, जो द्विपरमाणु गैसें होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके लिए गामा का मान होता है 7/5, तो नियर अबाउट 1.4। तो अब हमें, क्योंकि वायु की हम बात कर रहे हैं कि वायु में जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं या ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी चाल के लिए हम सूत्र फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वायु में तो जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, द्विपरमाणु गैसें होती हैं, तो इसलिए गामा का मान हम क्या रखेंगे 1.4। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन डी रख के तो हमारा 280 आया हुआ है, सिर्फ हम क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे गामा का 1.41 एग्जैक्ट मान जो होता है इंटू 280, और इसकी कैलकुलेशन करके आएगा 332 मीटर पर सेकेंड। और ये मान 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि तरंगे जब चलती हैं तो उनकी चाल का ये सूत्र होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो लाप्लास ने करेक्शन किया था वो करेक्शन बिल्कुल ठीक था। अब जो ध्वनि की चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ध्वनि की चाल जो गैसें होती हैं उसमें सबसे कम होती है, गैसों में सबसे कम ध्वनि की चाल। द्रवों में इससे ज्यादा और ठोसों में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। अगर हम एक हथौड़ा लें और एक रेल की पटरी पर उस हथौड़े से चोट करें तो हमें दो अलग अलग आवाजें सुनाई देंगी। एक आवाज तो अगर हम पटरी में अपना कान लगाएंगे वहां से हमें सुनाई देगी, वो आवाज हमें पहले आएगी, और दूसरी आवाज जो वायु से होकर आएगी वो आवाज हमें बाद में आएगी। पटरी क्योंकि ठोस है तो वो आवाज हमें बहुत तेज आएगी, और वायु क्योंकि गैस है तो वहां पर जो आवाज आएगी वो बाद में आएगी। ये वाली आवाज पटरी वाली हमें पहले आएगी और ये वाली आवाज जो है वो बाद में आएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं या ध्वनि की जो चाल है उस पर दाब, ताप, आर्द्रता इत्यादि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला टॉपिक है ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। तो फॉर्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन टी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो अगर p बदलेगा तो v भी बदल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमें पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जो आदर्श गैस समीकरण होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू RT, जहाँ पर V आयतन है और आयतन बराबर किसके होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व के। तो P m अपॉन
डी इज इक्वल टू आर टी, या P अपॉन D इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम। अगर ताप को कांस्टेंट हम कर दें, R तो गैस नियतांक है ही, कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट है। अगर हम ताप को कांस्टेंट कर दें तो जैसे जैसे दाब बदलता है, प्रेशर बदलेगा, वैसे वैसे घनत्व भी बदलता है। अगर ताप कांस्टेंट रखते तो इट मीन्स जैसे ये बदलेगा वैसे ये बदलेगा, तो ये टर्म जो है ये एक जैसी रहेगी। तो V यानी कि चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर ताप नियत रहे। अगर ताप नियत रहता है तो ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं आता है आपको, पर जैसे आपने देखा होगा वर्कशीट में मैं इस टाइप के क्वेश्चंस देती हूँ, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर ताप कांस्टेंट है तो ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है ताप का प्रभाव। तो अभी आपने देखा कि V इज इक्वल टू होता है गामा P अपॉन D, और P अपॉन D का मान अभी हमने निकाला गामा R T अपॉन M। इट मीन्स V जो है किसके अनुक्रमानुपाती है? V अनुक्रमानुपाती है अंडर रूट T के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो चाल है वो भी बढ़ती चली जाती है। अगर हम ग्राफ खींचे V और T के बीच में, इस बात को आप ध्यान रखें, V और T जो है अनुक्रमानुपाती है पर T के वर्गमूल के, तो इसलिए जो V और T के बीच में जो ग्राफ आएगा वो आएगा परवलयिकार। और अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू T। अब जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा अगर हम इधर ले लें V स्क्वायर और इधर ले लें T। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, अगर V और T अनुक्रमानुपाती हैं इस वर्गमूल वाली फॉर्म में तब ग्राफ आएगा परवलयिकार, और अगर स्क्वायर वाली फॉर्म में तब ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन। अब इससे एक चीज आपको जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो पता होना चाहिए। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो चाल होती है गैस में, इसमें जो रिजल्ट आएगा वो काफी इम्पोर्टेंट है। गैस में ध्वनि की चाल, फॉर्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा R T अपॉन M। T कैपिटल है। अगर मैं 0 डिग्री की बात कर रही हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस की, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 प्लस 273। इसको हमने केल्विन में चेंज कर दिया। ये किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करती हूँ, सपोज T डिग्री सेल्सियस पर गैस में ध्वनि की चाल की बात करती हूँ, तो VT इज इक्वल टू अंडर रूट गामा R अपॉन M T प्लस 273। इन दोनों का अगर हम रेशो लें VT अपॉन V0, तो ये रेशो आएगा T प्लस 273 अपॉन 273, या फिर 273 कॉमन ले लें, 1 प्लस T अपॉन 273। VT इज इक्वल टू V0 इधर ले जाते हैं, V0 1 प्लस T अपॉन 273 और इसकी पावर 1/2।
इसका हम एक्सपेंशन कर दें द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय में जो हायर टर्म्स है उसको छोड़ दें, तो वी टी इज इक्वल टू V0 1, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा प्लस t अपॉन 273 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 546। वी टी V0 1 प्लस टी अपॉन 546। V0 अभी हमने देखा था, लाप्लास ने जो संशोधन किया 0 डिग्री सेल्सियस पर जो चाल होती है ध्वनि की चाल वायु में, वो होती है 332, और साथ में 1 प्लस ये इसको डिवाइड करके आएगा 0.61 टी। तो वी टी इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 टी मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करें कि रूम टेम्परेचर पर कितनी चाल होगी वायु में ध्वनि की चाल, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से। सपोज रूम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस है, तो टी का मान हम क्या रखेंगे 19 और वी टी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो या फिर इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ध्वनि की चाल है वो कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट है आर्द्रता का प्रभाव। तो आर्द्रता यानी कि जैसे जो नमी वाला जो मौसम होता है, जैसे बरसात के दिनों में जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो पहले से थोड़ा सा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद वायु की गति का प्रभाव। अगर ध्वनि की चाल जो है सपोज v है और वायु की चाल w है, अगर वायु और ध्वनि सेम चाल में चल रहे हैं तब v प्लस w हो जाएगा, दोनों की चालें प्लस हो जाएंगी। और अगर जो वायु है उसके चलने की विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। एक लास्ट जो टॉपिक है इसमें आवृत्ति का प्रभाव, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे चलती हैं वायु में या जो ध्वनि तरंगे होती हैं उन पर आवृत्ति का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर है कि ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही रीज़न है कि अगर हम कहीं जाते हैं, अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह पे बज रहे होते हैं, तो उन सब की साउंड को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हारमोनियम की साउंड है, ये तबले की साउंड है, ये सितार की साउंड है, क्योंकि उन सब की जो आवृत्तियाँ होती हैं, फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो अलग, क्योंकि ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का तो प्रभाव पड़ता नहीं है, तो इसलिए जो अलग अलग आवृत्तियों की जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो एक ही चाल से चलती हैं, तो इसलिए हम आराम से अलग अलग साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो गया।